हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट एंड वंस अगेन आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, नया यूनिट, नया चैप्टर। तो कंटिन्यू करेंगे पार्ट फर्स्ट से एंड ये ग्रेविटेशन का पार्ट वन है, जहां पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। ठीक है, मेन टॉपिक पर आते हैं और सीक्वेंस वाइज हम कुछ पार्ट में इन चैप्टर को भी कवर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पार्ट फर्स्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो 2 मिनट आपको टाइम लूँगा, थोड़ा बेसिक थ्योरी, कुछ बेसिक थीम बना लें। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। एक्चुअल में न्यूटन ने अपने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू, कुछ प्रैक्टिकल्स के थ्रू, इन्होंने दो बॉडीज़ के बीच फोर्स को डिफ़ाइन किया था। मतलब कुछ समय बाद न्यूटन्स ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को बताया था कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले प्रत्येक पार्टिकल, इस ब्रह्मांड में जो प्रत्येक कण होते हैं, एवरी पार्टिकल कह लो, एवरी मास कह लो, एवरी सब्सटेंस कह लो, कुछ भी कह लो, अगर किसी बॉडी के अंदर मास है तो वो 100% श्योर एक फोर्स जनरेट करते हैं। मतलब मिनिमम से मिनिमम टू मास सब्सटेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज एक फोर्स जनरेट करते हैं। उस फोर्स को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसके पीछे बहुत मतलब सालों की उनकी मेहनत थी, बहुत इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तब इस चीज़ को बताया था, जिसको हम आसान वे में इक्वेशंस के थ्रू पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा बेसिक बातें समझ लेते हैं, फिर इसके इक्वेशंस को ही आज रीड करने वाले हैं। ग्रेविटेशन आपका चैप्टर है, ठीक है। और इसमें पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे कहाँ से, गुरुत्वाकर्षण बल से। आखिर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। तो आखिर इसको दिया कब था, आया कब था, तो इसके बारे में सीख लेते हैं 1 मिनट टाइम लेके। 1686 में मतलब न्यूटन ने इस रूल को प्रतिपादित किया था, मतलब यूनिवर्स में सामने परिभाषित किया था, लगभग अप्रॉक्सीमेशन 1686 के आसपास। और फादर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हैं न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल को रियल वे में परिभाषित न्यूटन ने किया था, ये इनके जनक हैं। और कुछ बेसिक बातें यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का आकर्षण ही बल होता है। ये पहले इसका टू द पॉइंट कुछ बात याद रखिएगा। आकर्षण बल, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल। इतनी बेसिक बातें बहुत सफिशिएंट है। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। ये इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो पार्टिकल, मिनिमम से मिनिमम दो पार्टिकल, देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मिनिमम से मिनिमम टू पार्टिकल कह लो, या फिर कोई भी दो वस्तुएं कह लो, सिंपल सी बात, आसान वे में कोई भी दो वस्तुएं कह लो जिनके पास क्या हो, मास हो, इनके पास एग्जिस्ट क्या करता हो, मास हो। अगर मिनिमम से मिनिमम दो पार्टिकल के पास मास है तो ये 100% श्योर है कि एक आकर्षण बल क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस यूनिवर्स का प्रत्येक कण एक प्रत्येक दूसरे कण को आकर्षित करता है। मतलब ये बिल्कुल आप परिभाषित है, आप समझ लीजिए चीज़ों को कि जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर मैंने लिया है, थ्योरम वाइज कह रहा हूँ, ये मार्कर इसको अट्रैक्ट कर रहा है एंड अगेन ये मार्कर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है। ये मार्कर हमारे इस वाइट बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाइट बोर्ड हमारे इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इस यूनिवर्स में कोई भी तुम दो पार्टिकल ले लो, तुम अपने रूम के दो पार्टिकल ले लो, अपने बुक्स के दो बुक्स ले लो, कुछ भी तुम ले लो, एक तुम्हारे रूम में रखा हुआ कोई एक सामान और तुम्हारे उसी रूम में रखे हुए दूसरे सामान पर फोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे इसके बारे में एक लॉजिक लास्ट में समझाऊंगा कि क्यों ये फिर दिखाई क्यों नहीं देता है। एक तरफ सर कह रहे हैं कि दो पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और फिर दूसरी तरफ फिर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अगर ये आकर्षण बल है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो इसका जवाब बिल्कुल लास्ट में मैं दूंगा, तो वहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरम को समझते हैं एंड अगेन उसके कुछ वजह हैं, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाऊंगा। तो कोई भी इस यूनिवर्स का दो पार्टिकल लो जिसके पास मास हो, और अगर ये कुछ दूरी पर हैं, कुछ दूरी पर मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, अगर दो पार्टिकल कुछ दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी में फॉर एग्जांपल कुछ भी एज्यूम कर लो, दिस डिस्टेंसेस आर, तो अगर ऐसा है तो इनके बीच ऑलवेज एंड ऑलवेज एक फोर्स लगता है, इस आकर्षण बल को। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यहीं पे देखो मैं रिमार्क किया हूँ, दिस इज़ ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल है, यहाँ पे प्रतिकर्षण एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर किसी बॉडी के पास द्रव्यमान है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल निहित होता है। तो इन्होंने इस बात को बताया था। मतलब देखो, थ्योरम हमें राइट तो करना है नहीं, कंसेप्चुअल वे में समझना है। इनका मेन थ्योरम यही कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का कि
दिस अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मासेस। अब इनका थ्योरम लिखता हूँ। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स को F से लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं ताकि समझ में आए। फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मासेस। ये जो बल है ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। और m1 m2 अगर मैं लिखा हूँ तो किस वे में समझे, इसको ऐसे समझ लो, दोनों द्रव्यमान का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास, ठीक है। और यही अट्रैक्शन फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। यही अट्रैक्शन फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल है, डिस्टेंस बिटवीन सब्सटेंस है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेशन, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेशन होता है। ये फोर्स का इन्होंने फॉर्म डिफाइन किया था कि मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के परिमाण, परिमाण मतलब समझते हैं ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ मासेस के डायरेक्टली डिपेंडेंट, एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल के स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेशन, उल्टा रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन, उल्टा रिलेशन। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिक्स करके लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई r²। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहीं से हम लिखते हैं F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाई r²। दिस इज एक्चुअल लॉ, यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये कुछ रिलेशन है। यहाँ पे सवाल कैसे बनते हैं, यहीं पे बिल्कुल बारीकी के साथ क्लियर करते हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन करता है कि अट्रैक्शन फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि ये फोर्स डिपेंड किस पे करता है, तो आप बोलोगे दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। रिमेंबर रखना, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इस रिलेशन से कह रहा हूँ। और उसी तरह से डिस्टेंस की बात करते हैं तो 1/r² के, ये दो रिलेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल क्लियर, एकदम समझना, क्लियर एंड कट। तो अगर कभी दो मास की बात करें तो यहाँ से आप मास को कैसे लिख सकते हो, F1/F2 इज इक्वल टू m1/m2 यहाँ से, और रिलेशन से आप लिख सकते हो F1/F2 इज इक्वल टू r1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r2 का होल स्क्वायर। क्योंकि उल्टा रिलेशन है तो आप समझ सकते हो चीज़ों को। F1 F2 मान के सॉल्व करो, रिलेशन यही आएगा। अब इसके बाद आपको कुछ बारीकी बात बताता हूँ विद थ्योरम। भाई फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स है तो यूनिट हमेशा न्यूटन ही होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं ना है भाई। यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो न्यूटन, ठीक। तो एक्चुअल में फिर ये हमें वास्तविकता में क्यों नहीं दिखता है, आपके मन में आएगा कि फिर ये फोर्स वास्तविकता में क्यों नहीं दिखता है। तो चलो अब इसका जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले हम यूनिट को सीख लेते हैं देन अगेन। तो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल लॉ है F इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r²। और इस डेफिनेशन को अगर मैं कम्प्लीटली कहूँ तो दिस अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, या फिर ये इन्वर्सली रिलेशन है फोर्स के साथ। तो इतनी बेसिक बातें बहुत सफिशियंट है। अब आपके मन में आएगा कि यहाँ ये कांस्टेंट आया था ना, तो इस g को हम कहते हैं कांस्टेंट, इस g को कहते हैं कांस्टेंट। और दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसी g को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और स्थिरांक कहो या फिर कुछ भी कहो, कांस्टेंट का मतलब वही है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी। तो g की जो वैल्यू होती है दिस इज नोन एज 6.67 इंटू 10⁻11। दिस यूनिट ऑफ g इज़ अभी लिखने वाले हैं, और g की रियल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, इसीलिए इसको कांस्टेंट कहा जाता है। और फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट ऑफ जी बताओ, यहीं से यूनिट ऑफ जी बताओ। तो यूनिट ऑफ जी लिखना तो आपको मैंने ट्रिक ऑल्सो सिखाया है कि जी को रोक लो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो हम लिख सकते हैं जी बराबर FR²
डिवाइड बाई m1 m2 लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन से। तो बस यहाँ पे यूनिट सब्स्टिट्यूट कर दो। फोर्स का यूनिट न्यूटन, r है, r इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे m1 m2 है तो यहाँ पे किलोग्राम मतलब केजी, सॉरी यहाँ पे केजी, यहाँ पे केजी किलोग्राम, इसका होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ जी। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक। रिमेंबर, हर एक चीज़ों को रटो मत, कंसेप्चुअल वे में समझ लो, ऑलवेज रिमेंबर रहेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ जी। अब आप जरा बारीकी से देखो, आपसे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं। बस एक सेकंड के लिए एक और छोटी सी डेफिनेशन आपसे पूछता हूँ। कहता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं, तो यहीं से आप एक शॉर्ट ट्रिक लेते जाओ। ये तो फोर्स पढ़ाया, यूनिट ऑफ जी पढ़ाए। अगर आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आप ऐसे परिभाषित करना, ऐसे परिभाषित करना। अगर हमें जी के बारे में बताना है तो हम एक एजम्पशन करते हैं, m1 बराबर m2 बराबर 1 kg। एजम्पशन कर रहा हूँ ताकि लैंग्वेज याद हो जाए। और r इज इक्वल टू 1 मीटर। क्या हम ये एजम्पशन मान सकते हैं? आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझाता हूँ बस 1 मिनट में। अगर हम m1 बराबर 1 रख दें इसी इक्वेशन में, m1 बराबर 1, m2 बराबर 1 और r बराबर 1 रखोगे तो क्या दिखेगा इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज f बराबर जी। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज f बराबर जी, यही दिखेगा ना आपको? पता है, यही डेफिनेशन कहता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की परिभाषा ही यही है। किसी भी दो मास जिनके मासेस कितने हों 1 किलोग्राम, और अगर इनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दें, किसी भी दो मास को 1 मीटर की दूरी पे रख दें, तो इस दौरान लगने वाला आकर्षण बल, अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब ये जब आप ये कंडीशन जनरेट करोगे, क्रिएट करोगे कि m बराबर 1 kg एंड r बराबर 1 मीटर, तो इस टाइम जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना, जो आकर्षण बल लगेगा, दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यही अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर। ये इसीलिए हमने 1 माना था, क्योंकि इसकी परिभाषा ही कहती है किसी भी दो मास जिनको 1 मीटर डिस्टेंस पे सब्सटीट्यूट कर दो, प्लेस कर दो, और अगर इनका मास 1 kg है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इस दौरान जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा ना, मतलब बिटवीन टू पार्टिकल जो वर्क करेगा फोर्स, दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। और यही क्वांटिटी, यही मैग्नीट्यूड, यही रूल कहलाता है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके बाद आपको जवाब देता हूँ कि आखिर सर क्यों नहीं फिर हमें दिखाई देता है वास्तविकता की दुनिया में। तो ज़रा देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो। तो इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही है ना? जब g का वैल्यू देख रहे हो, g की वैल्यू कितनी बड़ी है, जब g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है, तो -11 का मतलब समझते हो, इतने बड़ी संख्या से भाग दिया गया है। मतलब ये जो g है ये इंक्लूड है ना फोर्स में, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी अमाउंट में इतने बड़े डिजिट से जब आप भाग दोगे, ये देख रहे हो 10⁻11, और 10⁻11 का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है बेटा, बहुत ही बड़ी वैल्यू। तो यही वजह है कि जब इतने बड़े मैग्नीट्यूड से हम भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू कहाँ दिखेगा? ये रियल जवाब है। हमें वास्तविकता में, रियलिटी के दुनिया में, इन दो मार्कर के बीच फोर्स इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि इनका मास कंपेरिजन टू दिस वैल्यू निग्लेजिबल है। कहाँ ये 50 ग्राम या 1 किलोग्राम के मास, और कहाँ इतना बड़े नंबर से डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है फोर्स की कि वो हमें वास्तविकता में नहीं दिखता है। यही वजह है कि हमको साधारण तौर पे हमारे जेन्युइन लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई नहीं देता है। अब जवाब क्लियर हुआ, क्योंकि इस ग्रेविटेशनल फोर्स में g की वैल्यू इंक्लूड होती है, और g की वैल्यू इतनी बड़ी है, डिवाइड कर देते हैं इतने बड़े नंबर से, तो इसलिए हमें फोर्स की वैल्यू नहीं दिखाई देती है। तो आपका जवाब आएगा कि सर फिर दिखाई कहाँ देगा ग्रेविटेशनल फोर्स? तो यही वजह है कि ये हमारे ब्रह्मांड के पिंडों में कार्य करता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ब्रह्मांड के कणों में कार्य करता है, जो बहुत हैवी मास के हैं, जो बहुत ही हैवी मास हैं, मतलब कि ग्रहों के बीच।
और इस चीज़ को साफ कहा जाता है कि ये जो कार्य करता है फोर्स, ये ग्रहों के बीच कार्य करता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है ग्रहों के बीच। अब कहोगे सर ग्रहों के बीच क्यों? क्योंकि ग्रह का जो मास होता है ना, मास अगर आप बहुत हैवी लोगे, मतलब मास इज़ वेरी हैवी, और डिस्टेंस कुछ भी रहे, इस केस में डिस्टेंस कुछ भी रहे, तो इस केस में आपको फोर्स दिखाई देगा। किसी भी दो पार्टिकल का मास बहुत हो, लगभग इन्फिनिटी समझ लो, तो उस केस में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देगा। यही वजह है कि हमारी पृथ्वी सन के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण रोटेट करती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो सन हमारा पृथ्वी पे फोर्स लगाता है और पृथ्वी हमारी सन पे फोर्स लगाती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही हमारी पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है, चंद्रमा भी हमारा पृथ्वी को आकर्षित करता है, या फिर पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि मास बहुत हैवी है, तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको वहीं दिखाई देगा व्हेन मास इज़ वेरी हैवी, या फिर मास इज़ मच ग्रेटर देन मच मच मच, मतलब बहुत ही हैवी हो, इसी केस में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देगा। और यही छोटा सा थ्योरम हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब सवालों को लगाने का एक लास्ट में हिंट लेते जाइए। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बस यही दिखाई देगा जब बहुत हैवी मास हो। डिस्टेंस इस समय मेज़र नहीं करता है, क्योंकि डिस्टेंस आपका स्क्वायर होने के बाद छोटा हो जाता है, तो इससे मैटर नहीं करता है डिस्टेंस। मास जितना हैवी होगा वहीं पे दिखाई देगा। लास्ट क्वेश्चन, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, यहाँ पे न्यूमेरिकल हिंट ले लीजिए। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो रिमेंबर रखना, मास की वैल्यू ऑलवेज किलोग्राम में रखना, किलोग्राम में। आर की वैल्यू ऑलवेज मीटर में रखना, मीटर मतलब समझते हो ना, मीटर में वैल्यू रखना। और जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना 6.67 इंटू 10⁻11, और यहाँ से यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बेटा ये यूनिट ही याद रखना। देखो मैं थोड़ा सा मिस हो गया, इस यूनिट को आप एकदम रट्टा मार लीजिए, इस यूनिट को, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछता है। तो सवालों के हिंट में सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ मास रख देना, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जो भी दिया हो, और दोनों मास को मल्टीप्लाई करना, दोनों मास को, ये काम कर लेना। बीच की दूरी जो भी दिया हो, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी दिया हो, मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, रख के वैल्यू सॉल्व करना। फोर्स की वैल्यू इन मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा और जवाब दोगे आप न्यूटन में। यहाँ तक बातें क्लियर। और इसके जस्ट बाद अभी के लिए मैं छोटा सा होमवर्क इसलिए कह रहा हूँ, देखो आप इसको याद रखो, आप इस वैल्यू को याद रखो। यहाँ से आपसे पूछता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी बताओ, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन और बिल्कुल लास्ट हेडिंग पे है। आपसे कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी बताओ, डायमेंशनल फार्मूला। तो सर डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालें? देखो न्यूटन का जिसको याद होगा वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। न्यूटन को हम लोग लिखते हैं F बराबर ma। न्यूटन को देखो बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, F बराबर ma, ठीक, ये हो गया। और बगल में क्या लिखा है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या है? किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यही लिखा है ना। न्यूटन को मैंने F बराबर ma लिख दिया। अब देखो जवाब कैसे आता है। m है मास का यूनिट किलोग्राम, ठीक, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई एक्सीलरेशन का याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड यहाँ पे ऑल्सो पहले से लिखा है मीटर स्क्वायर, पहले से लिखा है मीटर स्क्वायर, और नीचे 2 बार किलोग्राम है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। हमने पूरे यूनिट को ओपन कर दिया और केजी से केजी कट जाएगा, वैल्यू क्या दिखी? तो किलोग्राम की पावर -1, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर +3, मीटर की पावर 3। देखो 2 यहाँ 1 यहाँ, मीटर है बेटा, देख लो मीटर, एक्सीलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यूबिक हो जाएगा, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2। ये हमारा यूनिट आ गया। आपको मैंने वीमा में डायमेंशन में यही पढ़ाया था ना, मात्रक को सिंबलाइज कर दो। अब इसको सिंबलाइज करते हैं, तो सिंबल के लिए एक बड़ा डब्बा लगा दो। किलोग्राम का यूनिट होता है m, मतलब सिंबल m होता है, m की पावर -1। मीटर का होता है l, l की पावर 3 +3, और सेकंड का होता है t, t की पावर -2। दिस इज़ ऑल्सो योर डायमेंशनल फार्मूला। देखो किस वे में निकाले हैं। रटवाना होता तो हम डायरेक्ट ये लैंग्वेज लिखते, लेकिन देखो मैंने फार्मूले से पूरा डिराइव किया। तो ये डायमेंशनल फार्मूला भी तैयार, ग्रेविटेशनल लॉ भी तैयार, बेसिक बातें भी तैयार, फोर्स कहाँ दिखता है ये भी तैयार।
और जवाब हमेशा आप अट्रैक्शन फोर्स दोगे, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, तो आप डायरेक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्शन बोलोगे। मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक पर फिर इसी तरह बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।